भाई 2 होने हैं। कितने पैसे? दिस इज़ द पेटोनिक सीमलेस कंप्रेशन। बहुत देर से मेरा मन था इसको पहनने का, काफ़ी देर से मैं सोच रहा था लूँगा एंड फाइनली इट इज़ हियर नाउ। आई वुड लाइक कि श्रिंक ही हो जाए वॉश के बाद, बट स्टिल फीलिंग की थोड़ी आर्म से ज़्यादा। ये देखो, दिस इज़ वेरी स्ट्रेची फ्रॉम द आर्म्स वेरी मच। आप बताओ कैसा लग रहा है फिट? आई पर्सनली लाइक द फिट वेरी मच। उसमें कोई ये है कि लूज़ ना आए, बट मेरे को लगता नहीं लूज़ होगा, वो पहनने वक्त बस ऐसा फील होता है। बट इट्स रियली गुड मैन, आई मीन रियली गुड, इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। लेग्स से दिखाई देना कैसे सी द लेग्स। लेग्स लगाने के अगले दिन जो पम्प फील होता है ना लेग्स में, मतलब इट्स लाइक कि वो लैक्टिक एसिड पूरा फॉर्म होता है। बट मेरे को इतना क्वाड्स पे है नहीं इस टाइम सोरनेस, बट स्टिल करने लगा। नेक एरिया से भी ना बिल्कुल सही इसकी इन्होंने लेंथ रखी है, डायमीटर बिल्कुल परफेक्ट है, पूरी नेक कवर हो रही है और बहुत सही लुक आ रही है यहाँ से ना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, लाइक स्लीक, जैसे वो पावर सूट्स होते हैं ना, पूरा वैसा लग रहा है, लाइक इट। ओह मैन, इट्स अनदर कंप्रेशन टी शर्ट। शोल्डर्स भी बढ़िया पॉप आउट हो रहे हैं, चेस्ट भी बढ़िया दिख रही है। जब ये बात तो है कि ये कंप्रेशन टी शर्ट बिल्कुल आपके फिजिक को ना कॉम्प्लीमेंट करती है। जस्ट नीड टू बिल्ड द स्टफ, यू नो, एंड देन यू आर गुड टू वेयर दीज। लेट्स लाइक दिस। भाई अब मेरे को लग रहा है कि आज मैं ये पहनूं। इतना बढ़िया ये फील हो रहा है ना बॉडी पे इस टाइम, पूरा चिपक गया है चेस्ट से लेकर शोल्डर तक, और जो आर्म से फिटिंग आई है ना एकदम भाई मेरे मतलब की है, जैसे मेरे को चाहिए थी यार। यही पहन रहा हूँ आज मैं। आज जिम में इसी टी शर्ट से वर्कआउट होगा भाई। फील आ गई यार पूरा वर्कआउट करने की। एंड जब पंप आ जाएगा तब आई एम नो कि भाई आई एम इन लव विद दिस वॉक। अ बिग शाउट आउट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा सारा डेटा दिख रहा है यहाँ पे। 84.15 किलोज में बॉडी वेट राइट ना, बॉडी फैट रेशो 19% के अराउंड जा रही है, मसल रेट 76.89। मतलब अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सोलली इस पर रिलाय करो, ऑब्वियसली इसमें एरर्स होंगे एंड दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मैं इसको सिर्फ एक रफ आइडिया के लिए यूज़ करता हूँ। राइट नाउ आई एम ईटिंग लाइक 3700 कैलोरीज एंड तब जाके मेरा बॉडी वेट 83 से बढ़ना शुरू हुआ था। बट आई नो कि वो स्पीड उसने पकड़ ली है, तो आई एम नॉट इंक्रीजिंग कैलोरीज एनी मोर बिकॉज हल्का हल्का फैट एक्स्ट्रा आया है बॉडी में, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उससे ज़्यादा फैट को आने दूँ। अब हम 37 पे स्टिक करेंगे फॉर द टाइम, जब तक बॉडी की कंडीशन बेटर नहीं हो जाती थोड़ी सी। और दूसरा, जब स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी और ज़्यादा एंड लग रहा है कि अब ये कैलोरीज कम है, तब जाके कैलोरीज इंक्रीज होंगी। हाँ जी, तो आई एम ऑल रेडी फॉर द जिम एंड थोड़े दिनों से मेरी 1-2 छुट्टियाँ एक्स्ट्रा होगी और मुझे वो भी ऑफ द ट्रैक लगता है, तो आई कैन से कि अब मैं बैक टू ट्रैक हूँ। आज बैक, आर्म्स एंड शोल्डर ट्रेन करने लगे हैं। द गोल इज सिंपल कि एनहाइलाइट करना है, तो क्रेजी सेशन जाना चाहिए बैक का। मेनली मेरा फोकस सिस्टम सिंगल आर्म डंबल रोज की तरफ है बिकॉज दैट इज द वन मूवमेंट आई हैव बीन वेटिंग लाइक फ्रॉम 5 to 6 days नाउ। 5 to 6 days नहीं, बट मुझे 1.5 हफ्ता हो गया। 60 किलो का हैवीएस्ट डंबल है जिम में और मुझे वो लगाना है, वो भी इजी रेप्स के लिए। आई गेस कि सीधा जिम में चलते हैं। इट्स गोना बी क्रेजी सेशन कमिंग इन। नहीं उठाया। ये उठाया क्यों नहीं? ये पहली गल तो ये वाला तो छाड़ ही दो, ये तो आया जिम जाने के लिए मेरे लैंड पे। ये देख, ये भी ठीक है। फिर इसे बाद में कॉल किया, तब तक मैं जिम आ चुका हुआ था। ठीक है, फिर मैंने सूरज जी को भी कॉल किया, मैंने कहा मेरी लेग थी, मैं नहीं लगा के आया हूँ। टिड्डो हो चुका। ये देखो सूरज जी को भी 9:37 पे कॉल बैक नहीं करी, गैप आया बीच में उसका। ये बैठने चाहिए नहीं, उन्होंने मेरे को भी बीच में फ़ोन करा था कि यार मैं आपने बोला मेरे को? नहीं, उन्होंने मेरे को बोला, मैं कहा भव्य को फ़ोन कर लो। मैं आप क्या बोलता, भव्य को फोन पे भी ये नहीं कहा कि भव्य प्री दे दे। तूने मुझे बोला है कि दीप भैया ने प्री मांगा। हाँ देखा।
सीधा ओशन वाटर के अंदर ओशन वाटर का क्या बन गया। वर्कआउट की शुरुआत कर रहा हूँ डंबल रोज के साथ। अब मैं सीधा हैवी वेट पे नहीं जाता हूँ। 20 किलो मेरा स्टार्टिंग वार्म अप होता है एंड फिर धीरे धीरे करके मैं बिल्डअप करता हूँ, मैं आपको वो दिखाऊंगा। और गोल वही है, 3 सेट है 8 से 10 रैप के। और सिर्फ ये नहीं, मैं अपना वर्कआउट भी लिख के रखता हूँ। एंड लेट्स बिगिन। Bhavya, he's doing squats today. Would you like to say anything to the new youth who is just starting working out? मारो माँ जो दो एड की बात इनके हिसाब से वो स्लो स्लो करते हैं। मारो मतलब कैसे मारो? अगर कोई इंजरी हो जाए फिर बंदा क्या करे? एडा भी नहीं, अगर 140 की स्क्वाड है 150 वाले वो हिसाब नहीं, बट 140 की है तो हायर वेट पे ट्रेनिंग करो। ये जो अगर 140 की स्क्वाड है वो 100 पे ट्रेनिंग करेगा, कभी नहीं बढ़ने वाली। ये बहुत ही बेकार बात बोली है कि सीधा हायर वेट पे ट्रेनिंग करो। पहले मोबिलिटी इंप्रूव करो, टेक्निक को समझो, फाउंडेशन बिल्ड करो, ग्रो करो, तभी कोच की जरूरत पड़ती है। 140 की स्क्वाड है उसकी मोबिलिटी थोड़ी तो अच्छी होगी। मैं आपसे आपके बारे में बात नहीं कर रहा था, पूछ रहा था कि यूथ को क्या बोलना चाहोगे आप, यूथ जो अभी स्टार्ट कर रही है। यूथ जो भी स्टार्ट कर रही है 3-4 साल करो, उसके बाद थोड़ा मतलब सोचना स्टार्टिंग में उनको क्या फॉलो करना चाहिए? अगर वो कोच स्क्वाट, अगर उनको स्क्वाट पसंद है तो वो स्टार्टिंग कहाँ से करे? स्क्वाट से और कौन सी स्क्वाट से? कौन सी स्क्वाट से? नॉर्मल स्क्वाट, पॉज स्क्वाट। बारबल स्क्वाट की टेक्निक खराब है, वो क्या करे? एंकल मोबिलिटी करे, डेप्थ पे वर्क करे, लोअर वेट्स पे। थोड़ा सेंसिबल जवाब है, बट आप क्या लगा रहे हो आज? इतनी सेंस होती है। मैं स्क्वाट लगा रहा हूँ 137 के 4 एट आरपी 9 137.5 है। 137.5। दिस इज द लास्ट वार्म अप 50 किलोस के साथ। एंड अब मैं ये यूएसए के स्ट्रैप यूज कर रहा हूँ ताकि मेरी ग्रिप कॉम्प्रोमाइज ना करे मेरे एक्सरसाइज को। तो बहुत से लोग बहुत बड़े जंप ले लेते हैं अपने वार्म अप के बाद। मैंने पहले 20 का लिया, फिर 30 का लिया, फिर 40 का लिया और 50 का लिया। एज अब अपने मेन सेट के पास आ रहे हो, आपको बस अपनी रेप रेंज कम करनी है। तो आखिरी 60 किलो से पहले जो आखिरी वार्म अप 50 किलो का आ रहा है, उसके सिर्फ मैं 2 रेप लगा रहा हूँ। की शुरुआत कर रहे हैं इस लेंस के साथ। दिस इज 35mm 1.4 फ्रॉम TDI टी-शर्ट्स। इसका डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत बढ़िया आता है, ब्लर बहुत प्यारा आता है। लास्ट सेट है, सेम 9 रेप्स। और एक और चीज, जब आप ऐसे कोई कंपाउंड लिफ्ट कर रहे हो जिसमें आप अपना हाई एफर्ट सेट है आपका, तो रेस्ट पीरियड भी ज्यादा रखो। मेरा पर सेट के बीच में रेस्ट टाइम है कुछ 5 मिनट, समटाइम्स इट एक्सीड दैट टू। बट ये कोई गलत बात नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है यार मैं शायद बहुत रेस्ट ले रहा हूँ। नो, अगर आपको अपने तीनों कॉन्सेक्यूटिव सेट में बढ़िया परफॉर्मेंस देनी है तो आपको रेस्ट लेनी पड़ेगा। स्पेशली जब आप अपने हाई एफर्ट मतलब 1 RM बोल लो उसके पास हो।
में 73 के बाद सीधा 79 किलो का जंप है, मतलब 6 किलो का जंप है सीधा। अब टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट ट्रेनिंग, मैंने ये 3 किलो के 2 किलो के एंकल वेट खरीदे हुए। अब इसको मैं मशीन पे लगाऊंगा तो इंस्टेड ऑफ 6 का प्लस आई एम गेटिंग 3 का प्लस, तो 73 से 76 हो गया। अब ये स्मार्ट ट्रेनिंग है। 76 से मैं रेप रेंज अपनी मैच कर सकता हूँ 10 से 12 की, बट ये मैं 79 पे जाता, मे बी मैं 8 पे फेलियर ले आता। तो हमें मैसअप नहीं करना ट्रेनिंग को। दैट्स हाउ यू स्मार्टली प्रोग्रेस। कर दे 39। आइयो It's time for posing, man. Genetics. So let's talk about genetics and weak muscle. तो जेनेटिकली मेरे को फील होता था कि मेरी बैक बहुत वीक है, बट आज अगर मैं अपनी बैक को देखता हूँ तो इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल आई हैव। एंड ये क्यों हुआ? अगर मैं भी स्टार्टिंग में ये सोच लेता यार बैक तो ग्रो हो ही नहीं सकती इतनी, और मैं उस पर ज़्यादा एफर्ट ना देता, मैं अपनी ट्रेनिंग में अपनी बैक को फोकस ना करता, तो शायद वो आज इतना अच्छा ग्रो ना करती। तो जेनेटिक्स से हमें पता लग जाता कि इस मसल पे हमें ज़्यादा काम करना है, और ये मसल पे अगर हम थोड़ा कम भी काम करेंगे, इसका रिस्पॉन्स फैक्टर और ये प्लस पॉइंट हमारी बॉडी में कि ये जल्दी ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल मेरी चेस्ट एंड क्वाड्स, इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करा है जेनेटिक्स के हिसाब से देखा जाए। तो बैक के लिए बस ये था कि मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा, मेरे को एक्स्ट्रा पुश करना पड़ा, अपनी ट्रेनिंग को बायस करना पड़ा, उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग में बैक को प्रायोरिटी दी, उसको पहले ट्रेन करा, उसको ज़्यादा ट्रेन करा, तब जाके आज मेरी जो बैक है इट हैज़ बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल आई हैव। तो जेनेटिक्स पे निर्भर ना हो, जो अपनी पहले एफर्ट पे निर्भर हो, एफर्ट डालो, डाइट कंज्यूम करो, न्यूट्रिशन अच्छा रखो और रिकवरी अच्छी रखो। एंड उसके बाद विद ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग यू स्टार्ट टू सी कि यार हाँ ग्रोथ होती कैसे है। ये लास्ट एक्सरसाइज है बैक की, सीटेड चेस्ट सपोर्टेड रोज। अब जैसे डिफरेंस, अगर मैं अंडर ग्रिप लगाता तो मैं लोअर लैट्स को आइसोलेट करता, बट मेरा गोल था मिड ट्रैप्स, मिड बैक और अपने रोम्बॉइड्स यानी कि रेयर डेल्ट्स, पूरा अपर बैक वाला एरिया टारगेट कर रहा। तो मेरी ग्रिप प्रोनेटेड और थोड़ी वाइड थी, इसके कारण मैं उन्हें ज़्यादा बायस कर पाया। तो दैट्स हाउ यू डिवाइड योर ट्रेनिंग। अगर तुम पुल डाउन्स कर रहे हो, दैट इज लोअर लैट्स फोकस मोस्टली, तो जब तुम्हारी रो मूवमेंट हो उसको अपर बैक के लिए बायस करो, डिवाइड द ट्रेनिंग, ताकि पूरा ओवरऑल मसल को, पूरी बैक को तुम ग्रो कर सको।
ऑलराइट, सो मैं घर आ चुका हूँ एंड इट इज़ फाइनली टाइम फॉर मी टू कंज्यूम माई पोस्ट वर्कआउट मील। एंड मैं बल्किंग की जो शुरुआत है वो यहीं से कर रहा हूँ। तो मेन बल्किंग में मैटर करता है आपका न्यूट्रिशन। यू हैव टू ईट इन अ सरप्लस, दैट वी ऑल नो। द पॉइंट बीइंग, जो मुझे लगता है पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पोस्ट वर्कआउट मील। बिकॉज आप बल्किंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग भी हाई होगी, आपकी वॉल्यूम हाई होगी, आपकी इंटेंसिटी हाई होगी, एंड आप ज़्यादा पुश कर रहे हो अपने आप को जिम में, तो ऑब्वियसली मसल ब्रेकडाउन उतना ज़्यादा होगा, फटीग उतनी ज़्यादा होगी, एंड उतने ही ज़्यादा आपके ग्लाइकोजन यूज होंगे ट्रेनिंग में। तो पोस्ट वर्कआउट मील बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स स्पेशली, और फिर उसके बाद फैट्स। अब मेरा जो पोस्ट वर्कआउट मील है कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले मैं कंज्यूम करता हूँ 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध, और ये पूरी गड़वी भरी पड़ी है, और इससे कुछ मिल जाता है मुझे 35 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। उसके साथ रहते हैं 450 से 500 ग्राम उबले आलू। इसमें मैं नमक स्प्रिंकल कर लूँगा। इतना ग्लाइकोजन आप डिप्लीट करके आए हो बॉडी का, उतना ही आपको रिस्टोर भी करना है, ताकि आपकी बॉडी वापस से अपनी परफॉर्मेंस पे आ जाए एंड रिकवरी फास्ट हो जाए। एंड डाइजेशन और जो प्रोटीन अपटेक है वो आपकी बॉडी का वर्कआउट के बाद सबसे हाई होता है, प्रोटीन सिंथेसिस बोल लो, तो आपको यहाँ पे मिस आउट नहीं करना है। एंड उसके साथ आई कंज्यूम 1 स्कूप ऑफ वे। तो टोटल जो हाई क्वालिटी प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके एक स्कूप में मुझे कुछ मिलता है 29 ग्राम के राउंड प्रोटीन। तो 29 प्लस 35 अगर हम कर लें तो इट इज़ 64 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन, प्लस 450 से 500 ग्राम आलू में कुछ कुछ ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड पोटैटो में आप देख सकते हो कुछ 387 कैलोरीज है, एंड 81.9 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है। 50 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 49 है, 50 ग्राम्स का एस्टिमेशन लगा लो। तो टोटल कार्ब्स हमारे पहुंच के 130 के अराउंड। उसके साथ प्रोटीन पहुंच गया 64 ग्राम्स के अराउंड, एंड फैट्स पहुंच गए कुछ अपने 19 ग्राम, मतलब 20-21 ग्राम। तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट मील है ये। तो पोस्ट वर्कआउट मील हमेशा अपनी कार्ब्स और प्रोटीन के प्रायोरिटी में रखो, उसके साथ फैट्स रखो। एंड एज ये दूध है, दूध में मैं वे मिक्स कर लेता हूँ, तो वो कैसीन प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है, एंड कैसीन प्रोटीन स्लोली स्लोली जो प्रोटीन है उसको अपने आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता रहेगा, एंड योर बॉडी का जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हमेशा कंसिस्टेंट और बढ़िया लेवल पे चलेगा।